दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं बिहार के गया का रहने वाला हूँ। मेरे पास कुछ कहानियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और तो और यह सारी कहानियां मेरी दादी के साथ घटी हुई कहानियां हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारे बुजुर्गों की आदत होती है खुद से ही कोई भी बात स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन हुआ जब मैं अपनी दादी के साथ बैठा था। एक्चुअली मेरी दादी फैमिली में बहुत लंबे समय से खेती करती आ रही थी और अक्सर मेरी दादी उनको संभाला करती थी। और जब सब्जियों का सीजन होता था तो किसान लोग सुबह ही 3-4 बजे निकल जाया करते थे। यह बात तब की है जब मेरे पिताजी 12वीं क्लास में थे। उन्होंने बताया कि वह रात चांदनी रात थी। उन्हें लगा कि अभी तो 4 बज चुके हैं, अब मुझे निकलना चाहिए क्योंकि सब्जियां तोड़ने के लिए वक्त निकला जा रहा था। साथ ही दोस्तों, हमारा खेत रेलवे ट्रैक के आसपास पड़ता है। तो ठीक मेरी दादी खेत में पहुंची और काम करने लगी। उस वक्त अचानक ही उन्हें थोड़ी देर के बाद एक छोटा पत्थर आकर लगा। दादी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ऐसा करते करते यकीन मानिए उन्हें 2-3 बार चोट आ गई। शायद अब तक उनको पता चल गया था कि कुछ अलग ही चीज है। वह अंदर ही अंदर बहुत डर गई थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि दादाजी अपनी लाठी के सहारे खेत की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर दादी की जान में जान आई। बाकी दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ बिहार में बुजुर्ग लोग भी बहुत गालियाँ दिया करते हैं। अब क्योंकि दादाजी बहुत लेट से आए थे तो उनकी मदद के साथ साथ दादी उनको गाली देने लगी। दादी ने देखा कि दादाजी अपने पानी की मशीन के सामने एक बड़े से तालाब के आगे नहा रहे थे। दादी को लगा कि सुबह का समय हो रहा है तो शायद हो सकता है कि दादाजी को वॉशरूम जाना हो, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे 2 घंटे बीत चुके थे। साथ ही साथ दादी का काम भी खत्म हो चुका था। उन्होंने सब्जियों को बास्केट में डाला और दादाजी को आवाज़ देने लगी। वो उनसे मदद मांगना चाह रही थी, लेकिन सामने से दादाजी ने कुछ भी नहीं कहा। दादी को एकदम से गुस्सा आ गया और वह दूर से ही गालियां देने लगी। कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी अकेले काम कर रही है और लाला जी आप ऐसे ही बैठे हुए हो। दोस्तों, यह सब सुनने के बाद भी दादाजी दादी की मदद करने नहीं आए। एक्चुअली दोस्तों, वो सब्जी की बास्केट ज़्यादा भरी नहीं थी। वो बस यही कोई 20 या 25 केजी की होगी और उसे उठाना मेरी दादी के लिए नॉर्मल होता था। वह अक्सर इन सब चीज़ों को अकेले ही उठा लिया करती थी, लेकिन इस बार जब वह कोशिश कर रही थी तो यकीन मानिए वो बास्केट उनसे हिली तक नहीं। ऐसा लगा मानो जैसे कोई 25 किलो का सीमेंट का कट्टा रख दिया हो। सच कहूँ तो दादी का डर अभी तक गया नहीं था, लेकिन दादाजी भी वहीं थे तो डर थोड़ा कम था। उन्होंने देखा कि मेरे दादाजी अपने खेत की तरफ आ रहे थे। उन्होंने इशारा किया कि इसको अब तो उठाओ। दादी ने एक बार और कोशिश की, लेकिन वो सरप्राइज थी क्योंकि वह उसे हिला तक नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों, दादी के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने पूरी ताकत से उसे उठा ही लिया। उस वक्त दादाजी उन्हें 1 मीटर की दूरी से अपनी लाठी के सहारे खड़े देख रहे थे। इसके बाद दोनों अपने घर जाने लगे, पर दादी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो तो सोच रही थी कि कितना ढीठ आदमी है। उन्होंने उस वक्त उनको बहुत गालियां सुनाई। खैर, दादाजी आगे आगे चल रहे थे और दादी उनके पीछे से। उन्होंने अपने सर पर पूरा सामान उठाया हुआ था। वो ठीक जब घर के पास पहुंची तो दादाजी दादी से पीछे हो गए। दादी को लगा कि शायद अब ये आदमी जरूर सिगरेट पिएगा। उस वक्त उन्होंने 2 गाली और सुनाई और फिर सीधा घर की तरफ चल गई। घर आकर वह सीधा अपने कमरे में गई। जब वो कमरे में पहुंची तो पाई कि दादाजी उनके बेड पर अभी भी लेटे हुए थे और चुपचाप सो रहे थे। दादी ये देखकर थोड़ी सरप्राइज हो गई। उन्होंने तुरंत ही दादाजी को उठाया। दोस्तों, मेरे दादाजी की कलाई पर हमेशा एक रिस्ट वॉच रहती थी। उन्होंने जब टाइम देखा तो उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। दादी उस वक्त इतना डर गई कि सोचने लगी कि जब खेत में वह आदमी आप नहीं थे तो कौन था। दादाजी ने बताया कि वो जरूर हमारी रक्षा करने वाले डाक बाबा या ब्राह्मण बाबा होंगे। दोस्तों, यह सब सुनने के बाद दादी को बहुत बुरा लगा
क्योंकि दादी जी ने उनको बहुत गालियां सुनाई थी। दोस्तों, ब्राह्मण बाबा और डाक बाबा लोकल देवता में गिने जाने वाले होते हैं। पुराने समय में इनकी पूजा यूपी बिहार के लगभग हर गांव में की जाती थी। यह दोनों गांव वालों की रक्षा एक द्वारपाल के रूप में करते थे। पर खैर, उस वक्त दादी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने रूम में जाकर बाबा जी से बहुत माफी मांगी। बाकी दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे पास और भी कहानियां हैं जो कि दादी के साथ ही घटी थी, उनको मैं कभी और सुनाऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, यह थी राहुल की कहानी। ऐसा कई बार होता है जब इंसान का दिल साफ होता है और कोई मैल नहीं होता, तब अक्सर उनके पूर्वज उनकी मदद को आते हैं। ऐसा मैं नहीं, अक्सर घर के बड़े लोग कहते हैं। बाकी दोस्तों, मैं ले चलती हूँ आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मंगल लोहार है। मैं जिला MP दमोह से हूँ। दोस्तों, यह बात है लॉकडाउन के समय की, जब मेरी दादी चाचा के साथ मेरे पापा की बुआ के यहाँ से लौट रही थी। दादी को रास्ते में वॉशरूम लगी थी, तो उन्होंने मेरे चाचा से बोला कि गाड़ी रोको, मुझे वॉशरूम जाना है। चाचा ने एक कोने में गाड़ी खड़ी की और मेरी दादी वॉशरूम चली गई। दोस्तों, जब दादी वॉशरूम से लौटी तो उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने गलती से बोल दिया कि चलो, पर उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी। इसके बाद जब वह घर पर पहुंचे तो 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। हमने उन्हें नॉर्मल डॉक्टर से दिखाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ दवाई दी। बोला कि इससे ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब तक दवाई का असर रहता तब तक तो ठीक रहता था, लेकिन फिर बाद में पेट और सर में दर्द होना शुरू हो गया। इसके बाद हमने उन्हें बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया और उन्होंने बताया कि इन्हें कोरोना हो गया है। अब इन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे पिताजी और चाचा उन्हें घर ले आए, साथ ही नवरात्रि भी चालू हो गई। दोस्तों, आप सबको एक बात बता दूं कि मैं महादेव और माता रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं नवरात्र में 9 दिन का उपवास भी रखता हूँ। यकीन मानिए, नवरात्रि के पहले दिन ही जैसे ही मैं पूजा करने के बाद दादी की को प्रसाद देने गया तो उन्होंने अचानक मुझे मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना। उन्होंने मुझे लगातार 2-3 दिन तक ऐसे ही रोज मना किया। कहीं ना कहीं मैं समझ चुका था कि आखिर बात क्या है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें जबरदस्ती प्रसाद खिला दिया। धीरे धीरे 7 दिन निकल गए और 8वें दिन भी जब मैंने यही सब किया तो उन्होंने ना बोल दिया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। शाम होते ही मैंने फिर प्रसाद दिया तो उन्होंने फिर से मना कर दिया। मैं जानता था कि वह मना क्यों कर रही है, फिर भी मैंने प्रसाद खिला दिया। जैसे ही मैंने प्रसाद खिलाया तो उनके ऊपर माता जी की सवारी आ गई। हमने सबने मिलकर पूछा कि माता जी, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो कि इनकी तबीयत खराब होती जा रही है। हमने सबको दिखा दिया, कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा। दोस्तों, तब जाकर माता जी ने बताया कि जब ये बुआ के यहाँ से लौट रही थी तब इनके साथ क्या घटना हुई थी, वह चीज इनके साथ आ गई है। दोस्तों, तब जाकर कहीं माता ने उस जिन को मेरी दादी के शरीर से निकाला। बोली, अब कभी यह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, सच कहूं तो वह बहुत अच्छा हुआ कि दादी के ऊपर माता जी की सवारी आ गई और माता ने मेरी दादी को बचा लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम अपनी दादी को हमेशा के लिए खो देते। माता की कृपा से आज भी मेरी दादी ठीक है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी रास्तों पर सोच समझकर बोलना चाहिए, खासकर सुनसान जगहों पर। और पता नहीं कि आपके बोले गए शब्द कौन सी बला आपके साथ ले आए। बस इतनी ही थी मेरी कहानी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आपने देखा, अक्सर यही होता है, क्योंकि मैंने इस तरह की कहानी 1-2 लोगों के मुंह से भी सुनी है। कहते हैं कि ऐसे सुनसान रास्ते में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको उनकी बात में कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलती हूँ आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम सुमन है। मुझे भी अपनी एक स्टोरी बतानी है जो कि मेरी फैमिली के साथ घटी हुई है। वैसे मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। ये बात है तब की जब मैं पैदा ही नहीं हुई थी। उससे पहले की बात है, आज से लगभग 20 साल पहले की। यह बात 2004 की है या शायद उससे भी पहले की है।
मेरे एक मामा थे, पूरे खानदान में मामा लोग सबसे बड़े थे। तो उनकी शादी हुई ठीक एक गांव की लड़की से। हालांकि मेरे मामा लोग शुरू से ही शहर में रहे थे, बट उनकी शादी गांव की एक लड़की से हुई थी जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गांव की औरतें बहुत तेज तरार होती है, वैसे ही वह भी थी। शादी के बाद उस वक्त उनको एक प्रॉब्लम हो गया। उनकी एक किडनी खराब थी, जिसके कारण घर में सब लोग परेशान रहे। उन्हें हर हफ्ते हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। उस वक्त ऐसे ही दौड़ भाग चल रही थी। कुछ महीने ऐसे ही गुजरे और एक समय ऐसा आया कि जिसमें सबको पता चल गया कि अब यह नहीं बचेगी। बात यहाँ तक आ चुकी थी कि उनको खुद को भी नहीं पता चल पाया कि अब वो कुछ दिनों की ही मेहमान है। बस वो लगातार एक ही बात बोलती थी कि मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पति को किसी का होने नहीं दूंगी। यह सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। दोस्तों, यह सब बातें होने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। उसके 1 साल बाद घर वालों ने सोचा कि लड़का कब तक ऐसे रहेगा। एक काम करते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं। हुआ भी यही, उनकी दूसरी शादी करवा दी गई। उनकी वाइफ एकदम पढ़ी लिखी सीधी सादी सी थी, शांत स्वभाव की। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक अजीब सी बात हुई। अचानक से उनको भी सेम किडनी वाला प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनकी मौत भी हो गई। बड़ा अजीब सा था, क्योंकि इसी तरह की मौत उनकी पहली पत्नी की भी हुई थी। लेकिन दोस्तों, जब पूछताछ की गई तो पंडित से पूछने पर उन्होंने बताया कि यह सब कुछ उनकी पहली पत्नी ने किया है। आप लोग अपना घर बनवा लीजिए, नहीं तो बहुत संकट हो जाएगा। दोस्तों, उनकी यह बात सुनने के बाद नाना नानी ने तुरंत ही अपना घर बंधवा दिया, क्योंकि पंडित जी की बात ना मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हालत कुछ ऐसे बने कि सब के सब डरे डरे रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ। पर कहीं ना कहीं मामा की तीसरी शादी के बारे में सोचा गया। दोस्तों, तीसरी शादी वाली लड़की थोड़े गरीब परिवार से थी। बस एक यही कारण था कि उनकी तीसरी शादी हो गई। खैर, विदाई के वक्त जब वो गाड़ी में वापस आ रही थी तो अचानक उनकी तबीयत रास्ते में ही खराब हो गई। वो बहुत बीमार पड़ गई। उस वक्त उनको तुरंत मंदिर ले जाया गया। पूजा पाठ हुई। उनके शरीर पर रक्षा के लिए कुछ धागे वगैरह बांधे गए। कहीं ना कहीं तब जाकर वो बच पाई। इसके बाद उन्हें घर लेकर आया गया। दोस्तों, घर बंधा हुआ था तो ठीक मामी की आत्मा उस घर के अंदर नहीं आ पा रही थी। लेकिन मामा तो घर से निकलते थे। अब वो मामी को छोड़ मामा के पीछे पड़ गई। उन्होंने मामा को इस कदर बीमार कर दिया कि वो भी बीमारी से मरने जैसे हो गए थे। सबने उम्मीदें छोड़ दी थी। शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में चेक करवाया, उनके ऊपर कई पैसे लगाए और तो और कई पंडितों को भी दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कहीं जाकर एक विद्वान पंडित मिले, फिर उनको दिखाया गया। तब जाकर कहीं वह अभी कुछ साल पहले ठीक हुए। दोस्तों, लेकिन उनकी पूरी बॉडी गल गई थी। वह एक तरह से बीमार से हो गए थे। वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। लेकिन उनकी सबसे पहली वाली बीवी, वह उन्हें कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद जब वह मामा मामी को कुछ नहीं कर पाए तो वह फिर हमारे घर में आ गई। रात को वॉशरूम जाने पर वह हमें खड़ी दिखाई देती थी। वह लगातार हमें घूरती रहती थी। हम लोगों ने तुरंत घर में पूजा करवाई और सबको बताया। दोस्तों, इस बात को 3 साल हो चुके हैं। मामा के 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। वह सब के सब अब बहुत खुशी से रहते हैं। बस दोस्तों, यह कहानी इतनी सी ही थी। न जाने कितना समय लग गया इन सब को ठीक होने में। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम आंसू है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं और मेरी फैमिली दिल्ली में रहते हैं। बात तब की है जब मैं 17 साल का था। एक दिन मैं गांव में दोस्तों के साथ जंगलों में घूम रहा था। घूमते घूमते मैं और मेरे एक दोस्त मस्ती मजाक कर रहे थे। उस वक्त मेरा एक दोस्त दूसरे दोस्त को डराने के लिए भाग रहा था। जैसे कि दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे उत्तराखंड में जंगलों में घूमते घूमते अगर कोई इंसान डर जाता है तो उसको भूत चढ़ जाता है, वह भी मरे हुए इंसान का। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं छोटा था तो डर गया। फिर घर पहुंचा तो सब कुछ ठीक था, पर रात में अचानक मुझे फीवर हो गया। यकीन कीजिए,
वह फीवर देखते ही देखते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस वक्त हमारे गांव के एक पुराने आदमी थे। उन्होंने मुझे चेक किया और फिर मुझे विभूति लगाई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी मैं ठीक नहीं हो रहा था। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आया। जैसे तैसे मुझे नींद आई। रात को तकरीबन 12 बजे के करीब मेरी नींद हल्की हल्की खुलने लगी और जब मेरी आंखें खुल रही थी तो मेरी आंखों के सामने मुझे एक बाबा दिखाई दिए। सच कहूँ तो उनकी शक्ल मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर कांपने लगते हैं। उनका फेस कुछ इस तरीके का था जैसे कोई अघोरी हो। उनके पूरे फेस पर विभूति लगी हुई थी। जब धीरे धीरे मेरी आंखें पूरी खुली तो वह गायब हो गए। इसके अगले दिन मैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ खाना खा रहा था। उस वक्त अचानक से मेरी बड़ी मम्मी ने मेरी ओर देखा। ना जाने उस वक्त उन्हें क्या हुआ, वो मुझे देखकर चिल्लाने लगी और मैं अचानक से डर गया। इसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर कुछ करके चावल फेंक दिए। तब जाकर दोस्तों कहीं मैं ठीक हो पाया। साथ ही दोस्तों, यह गांव की कहानियां हैं। कोई भी गांव वाला आपको इस बारे में जरूर बता देगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये सारी कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या खुद से रिलेटेड कोई भूतों की कहानियां है और आप चाहते हो कि उसे मैं अपने चैनल पर सुनाऊं अपनी आवाज में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। मैं कहानियों के बाद वहीं मिलूंगी। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।